है बेटा। तो मुझे बताइए, क्वेश्चन की फिगर तो आपके सामने बन गई। आप यहाँ की करंट नीचे तो जाती नहीं है, यही घूमती है, तो कितनी करंट है पुरानी वीडियोस में पढ़ा चुका हूं, तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। पूरे लूप में बैटरी है 6 वोल्ट की, वोल्टेज 6, रेजिस्टेंस है 20 ओम तो वायर का, और 10 ओम एक्स्ट्रा यानी कि 30 ओम। तो 1/6 1/5 एम्पियर की करंट है यहाँ पर। अब पूरे वायर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पूरे वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, तो पूरे वायर की करंट इंटू पूरे वायर का रेजिस्टेंस। तो पूरे वायर में करंट है 1/5 और रेजिस्टेंस है 20, तो ये आ जाएगा 520 4 वोल्ट। कैपिटल एल क्या है बेटा? पूरे वायर की लेंथ, तो 200 सेंटीमीटर। ईएमएफ जो बैलेंसिंग लेंथ के पैरेलल में है वो 2.4 वोल्ट, जिसे नापना होता है, बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है। तो इतने सारे न्यूमेरिकल करा दिए। E = V डैश अपॉन कैपिटल L इंटू स्मॉल l फॉर्मूला लगा देना। इसमें E कैपिटल L और V डैश मालूम है, स्मॉल l निकालना है तो निकल जाएगा। सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है पोटेंशियोमीटर वायर PQ, लेंथ 1 मीटर। एक पोटेंशियोमीटर वायर है, P से Q तक, लेंथ है 1 मीटर। आज मैं एक चीज और पढ़ाऊंगा, पोटेंशियोमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे नापा जाए। तभी मैंने कहा ना 2 दिन इसी काम के हैं, जो बचा खुचा रह गया है, जो न्यूमेरिकल रह गए सब निपटाना है। तो ये पोटेंशियोमीटर वायर PQ है, लेंथ 1 मीटर का। इट इज कनेक्टेड, ये एक ड्राइवर सेल के साथ कनेक्टेड है। यहां पर 1.02 वोल्ट की बैटरी दिखाई दे रही है, और एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, और एक स्विच दिख रहा है। यहां गैल्वेनोमीटर है, ये रहा। तो एक बार फिर पढ़ लेता हूं। पोटेंशियोमीटर वायर PQ, लेंथ 1 मीटर, कनेक्टेड टू सेल दिस। यहां पर 1.02 वोल्ट का दूसरा सेल लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है और स्विच है। When switch S is open, जब ये स्विच S ओपन है, ठीक है, तो नल पॉइंट आता है 51 सेंटीमीटर पर। नल पॉइंट आ गया। पूरा वायर 1 मीटर का था, यानी 100 सेंटीमीटर का। तो वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट नंबर 1 पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, ईएमएफ ऑफ द सेल। ये सेल E1 कितने का है? मैं इसे V डैश कहा करता हूं, तो मैं V डैश लिख देता हूं। ये कितने वोल्ट की बैटरी है? पूरे वायर को मिलने वाली वोल्टेज को हम V डैश कहते हैं। तो पहला पार्ट है व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, दूसरा कहते हैं ये V डैश बताओ। और जब स्विच S को क्लोज करेंगे तो क्या नल पॉइंट पर कोई फर्क पड़ेगा? देख बेटा एक बात सुन। सबसे पहला पार्ट, EMF जो बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस है वो है 1.02 वोल्ट। कैपिटल L यानी कि पूरी लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर, बैलेंसिंग लेंथ 51 सेंटीमीटर। V डैश निकालना है, तो फॉर्मूला ये पहले भी लिखा हुआ है, अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। E का फॉर्मूला यहीं से ही निशान बना देता हूं, ये फॉर्मूला आप यहां लगा दीजिएगा। इसमें E कैपिटल L और स्मॉल l नोन है, E कैपिटल L स्मॉल l नोन है, V डैश निकालना है, निकल जाएगा। अब इसके बाद पहला उन्होंने कहा पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए। मैंने आपको बता रखा है V डैश अपॉन कैपिटल L, यानी पूरे वायर की वोल्टेज अपॉन पूरे वायर की लेंथ, यही पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। अब V डैश मैंने फर्स्ट पहले ही निकलवा दिया। कैपिटल L आपको नोन है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन ये आता है क्या बेटा V डैश निकालना जरूरी है पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए? बेटा इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, V डैश अपॉन कैपिटल L इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल l। ये भी तो ये फॉर्मूला है, लेकिन V डैश अपॉन कैपिटल L तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो फिर E अपॉन स्मॉल l भी पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो यदि आप V डैश नहीं निकालना चाहते तो E अपॉन स्मॉल l से भी निकाल सकते हैं, जिसमें E भी नोन है और स्मॉल l भी नोन है। अब यदि E आप वोल्ट में रखते हो और L को सेंटीमीटर में, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर यूनिट लिखना। यदि आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर देते हो 0.51 मीटर, E को रखते हो वोल्ट में और स्मॉल l को मीटर में, तो वोल्ट पर मीटर यूनिट लिखना। बेटा यूनिट एग्जाम में लिखनी बहुत जरूरी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बाद और क्या पूछा था इन्होंने?
हाँ, इन्होंने कहा ईएमएफ बी डैश बताओ, बता दिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ, बता दिया। तीसरा कह रहे हैं यदि स्विच को ऑन कर दे तो बैलेंसिंग लाइन पर कोई फर्क पड़ेगा? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब इस ब्रांच में करंट नहीं है। जिस रेजिस्टेंस में से करंट ही ना जाए वो रेजिस्टेंस सर्किट में रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता। एक बार बताओ बेटा, कई बार बता चुका, बैलेंस बीट स्टोन प्लेट में बीच का रेजिस्टेंस क्यों हटा देते हो? क्योंकि उसमें करंट नहीं जाती। तो जिस रेजिस्टेंस में करंट ना जाए उस पर हमें ध्यान ही नहीं देना है, वो रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि मैं इस स्विच को ऑन कर दूं या ऑफ कर दूं, रेजिस्टेंस लगा रहने दूं या रेजिस्टेंस हटा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैलेंसिंग लेंथ इतनी ही रहेगी। कोई कहे स्विच ऑफ कर दिया, कोई कहे स्विच ऑन कर दिया, कोई कहे रेजिस्टेंस हटा दिया, कोई कहे रेजिस्टेंस लगा दिया, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बैलेंसिंग लेंथ इतनी ही रहेगी, कोई शिफ्ट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। बस ये याद रखना, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन रहता है, तभी इसे नल पॉइंट कहते हैं। शीट का लास्ट न्यूमेरिकल है। पहले एक फिगर दे रखी है, वो फिगर बना लो। 4 वोल्ट की बैटरी, 10 ओम रेजिस्टेंस, ये पूरा वायर दिया हुआ है कुछ, यहाँ 1.2 ओम का रेजिस्टेंस, 1.5 वोल्ट बैटरी, यहाँ पर 0.8 ओम का 0.6 ओम है शायद, चल कुछ भी है, मेरे को ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। 0.3 ओम लेकर के कर देता हूँ। 0.3 ओम का रेजिस्टेंस है। आपको शीट में 0.6 लगे या 0.8 लगे या 0.3 लगे, कोई ठीक कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैथड सीखने बैठे हैं आपकी तरफ। वायर ए भी जो पूरा है वो 10 ओम का है। तो अब आपसे क्या पूछा गया है? नंबर 1, पूरे वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए। दूसरा, बैलेंसिंग लेंथ, ए से ओ तक की बैलेंसिंग लेंथ यानी कि स्मॉल एल बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यदि कंसेप्ट क्लियर है तो। फिर बेटा, यहां से करंट आई, यहां पर आई और यहां चली गई, नीचे नहीं गई, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन। जहां की करंट आई डैश, यहां पर आई और यहां चली गई आई डैश। भाई यहां से यहां तक तो करंट पैदा होगी, यहां से यहां तक करंट पैदा होगी, बस नीचे की करंट बढ़ जाएगी, ऊपर की नीचे जाएगी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है। कई बच्चे कहते हैं सर जा ही नहीं सकती ऊपर, आ ही नहीं सकती नीचे। अगर भैया नल पॉइंट हमने ढूंढ रखा है, यदि नल पॉइंट की बजाय यहाँ खिसका दो तो नीचे की करंट ऊपर और ऊपर के नीचे जा सकती है। नल पॉइंट को इधर खिसका दो तो करंट जा सकती है। लेकिन प्रैक्टिकल करते समय हमने ऐसा पॉइंट ढूंढा है कि गैल्वेनोमीटर में से करंट नीचे से ऊपर ना जाए, ऊपर से नीचे ना जाए, यानी जो यहाँ की करंट है वो ये नीचे यही घूम रही है, नीचे नहीं जा रही। और जो नीचे की करंट है सर्किट का है तो वो यही के यही घूम रही है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे नहीं जा रही। सबसे पहला काम होता है आई और आई डैश का पता लगाना। आई और आई डैश, इस लूप में कितने करंट है और इस लूप में कितने करंट है। पहले बताओ बेटा, इस लूप में कितने करंट है? तो जवाब है ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो बराबर में बना है। इस लूप में कितने करंट है? तो इस लूप में वोल्टेज है 4 वोल्ट और इस लूप में रेजिस्टेंस है 10 ओम का, तो वायर और 10 ओम के बीच में तो 20 ओम। तो यानी इस लूप में 1/5 एम्पियर की करंट है ऊपर वाले लूप में, और इस वाले लूप में आई डैश कितनी है नीचे वाले लूप में? तो इस वाले लूप में बैटरी है 1.5 वोल्ट और इस लूप में रेजिस्टेंस है 1.2 और 0.3 यानी 1.5। यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये पैरेलल में बने या सीरीज में। करंट के लिहाज से देख, जो करंट यहाँ से चली यहाँ पर आई यहाँ चली गई, करंट कहीं नहीं डिवाइड हुई। और यदि करंट कहीं भी नहीं डिवाइड हुई तो देखने में कनेक्शन के हिसाब से पैरेलल है, लेकिन करंट को तो सीरीज महसूस होगा। या फिर दूसरा, सीरीज और पैरेलल छोड़ो, लूप इक्वेशन बना दो।
प्लस का 1.5, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइनस का 1.2 आई डैश, माइनस का 0.3 आई डैश इक्वल टू 0, तो इससे भी आई डैश वही आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 यानी कि 1 एम्पियर। लूप इक्वेशन बेटर है, नहीं तो सीरीज पैरेलल में कभी कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि कनेक्शन तो वास्तव में 3 ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच पैरेलल में। अब निकालते हैं आगे जो जो उन्होंने पूछा। सबसे पहले उन्होंने कहा पूरे वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए, पूरे वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए। तो पूरे वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने से पहले पूरे वायर को मिलने वाली वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है V डैश अपॉन कैपिटल N, जहां V डैश है पूरे वायर को मिलने वाली वोल्टेज। अब पूरे वायर में करंट कितनी है 1/5, पूरे वायर में रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो ये है पूरे वायर के करंट इनटू पूरे वायर का रेजिस्टेंस, तो पूरे वायर की वोल्टेज आ गई V डैश डिवाइडेड बाय पूरे वायर की लेंथ, लेंथ लिखनी रहेगी इन फिगर AB इज 1 मीटर, तो पूरे वायर की लेंथ 1 मीटर है, तो 1 मीटर से आप डिवाइड कर दो, वोल्ट हो गए, तो 2 वोल्ट पर मीटर, 2 वोल्ट पर मीटर इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पहला आंसर आ गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बाद दूसरे नंबर पर क्या पूछा दूसरे नंबर पर क्या पूछा बेटा कि भाई लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ बताओ। एक बात तो ये पॉइंट, ये वाली ब्रांच, ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है 3, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसका उतना इसका उतना इसका। अब जरा यूनिटरी मेथड लगाओ। पहले इस वाली ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वोल्टेज कितनी है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट है I डैश यानी कि बेटा 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 0.3 यानी कि बेटा 0.3। करंट है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 0.3 मल्टीप्लाई करके 0.3 वोल्ट इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो भैया इसका भी 0.3 होगा और इसका भी 0.3 वोल्ट होगा बैलेंसिंग लेंथ का। कैसे, इसका तो 0.3 बता ही दिया, इसका निकाल के देख। ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, पॉजिटिव से करंट जा रही है, ये मैंने बताया था कि बेटा यदि पॉजिटिव से करंट निकले डिस्चार्ज हो रही है, यदि डिस्चार्ज हो रही है तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E माइनस IR, तो E तो है 1.5, इस ब्रांच में I है मतलब I डैश है वो है 1 एम्पियर और इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का है 1.2, तो सॉल्व करके 0.3 वोल्ट आ गया बेटा, वो तो आना ही था, पैरेलल में है तो इसका भी 0.3, इसका भी 0.3 और इस बैलेंसिंग लेंथ का भी 0.3। अब मुझे पता लगाना है 0.3 वोल्ट कितनी बैलेंसिंग लेंथ पर बैलेंस होगा, 0.3 वोल्ट कितने बैलेंसिंग लेंथ पर होगा। पहले बता बेटा पूरे वायर को मिलने वाली वोल्टेज क्या थी 2 वोल्ट, निकाला था ना V डैश। पूरे वायर, तीसरा पार्ट, पूरे वायर में करंट थी हमारी I डैश 1/5 एम्पियर और पूरे वायर का रेजिस्टेंस था 10 ओम, दोबारा पढ़ना इसे। तो पूरे वायर की वोल्टेज थी हमारी 2 वोल्ट। अब ये बताओ 1 मीटर के वायर यानी 100 सेंटीमीटर के वायर 2 वोल्ट जो 2 वोल्ट मिले हुए हैं, तो यदि 2 वोल्ट 100 सेंटीमीटर को मिले हुए हैं तो 0.3 वोल्ट कितनी बैलेंसिंग लेंथ पर बैलेंस होंगे। 2 वोल्ट 100 सेंटीमीटर का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, तो कितने सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 0.3 वोल्ट, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 0.3, इसका भी 0.3, तो बैलेंसिंग लेंथ का भी पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 वोल्ट आएगा। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मेरा हिसाब है कि यदि 100 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट जो है वो 100 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 0.3 वोल्ट कितने सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, 0.3 वोल्ट कितने सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है।
समझ में आया? अब 2 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। आप पूरा लिखना, 2 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फुल लेंथ ऑफ द वायर दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 upon 2 centimeter. So 0.3 volt is the potential difference of 100 upon 2 into 0.3 centimeter. तो इससे पता चल जाएगा 100.3 वोल्ट कितना है। अब 100 into 0.3 हो गया 30, 30 upon 2 हो गया 15, 15 सेंटीमीटर, यानी 0.3 वोल्ट 15 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यदि 0.3 वोल्ट 15 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस है तो बैलेंसिंग लेंथ 15 सेंटीमीटर ही है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो इसका भी 0.3 वोल्ट, इसका भी 0.3 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो मुझे 2 चीजें और पढ़ानी रह गई। एक तो हीट से जुड़े हुए कुछ फॉर्मूले, वैसे तो वो 9 10 में है, लेकिन जब सिलेबस में मेंशन है तो बताऊंगा तो भी। और साथ में दूसरे नंबर पर बताना है कि पोटेंशियोमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे नापा जाए। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको 2 बातें बता दूं। पहला तो इस टॉपिक के ऊपर नोट्स भी बना लेना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद शीट में प्रिंटेड नहीं है, मे भी, पक्का नहीं बता। दूसरा, कुछ पॉइंट्स में इससे पहले रिवाइज करवाऊंगा जिससे कि आप इसे समझ सकें। आप जानते हैं किसी भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस डिस्चार्जिंग के समय होता है E माइनस आई आर। हमारा वोल्ट मीटर कभी भी ईएमएफ नहीं नाप पाता। कारण सुनिए, यदि मेरे पास कोई बैटरी है, ईएमएफ की इंटरनल रेजिस्टेंस आर की, मैं चाहता हूं कि इस वोल्ट मीटर से इसकी वोल्टेज नापूं, ईएमएफ नापूं, तो मेरे पास इसमें से करंट जाएगी वोल्ट मीटर में और वोल्ट मीटर की नीडल घूम जाएगी। वोल्ट मीटर कह रहा है 4 वोल्ट, तो ये सेल 4 वोल्ट का नहीं है, ये ज्यादा ईएमएफ का है। क्यों? वोल्टेज, नापी गई वोल्टेज ईएमएफ के बराबर तभी हो सकती है जब करंट 0 हो। तुम बताओ, यदि करंट को 0 रख दे, यदि करंट को 0 रख दे, सिर्फ तभी वोल्टेज ईएमएफ के बराबर आएगी। सॉरी, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी सेल की वोल्टेज ईएमएफ के बराबर तभी आती है जब उसमें से करंट ड्रॉ ना करी जाए। तुम बताओ, यदि करंट 0 नहीं है तो क्या E और E बराबर हो सकते हैं? तो किसी भी, आवाज आ रही है सबको? तो किसी भी सेल की वोल्टेज ईएमएफ के बराबर तभी कहलाती है जब करंट 0 हो। यदि हम सेल से करंट ना ले तब जो उसकी वोल्टेज नापी जाएगी वो ईएमएफ कहलाएगी। यदि आप सेल से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे तब जो वोल्टेज नापी जाएगी वो ईएमएफ कहलाएगी। लेकिन यदि सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हो तब जो वोल्टेज नापी जाएगी वो ईएमएफ से कम आएगी। अब हमारा वोल्ट मीटर कभी भी ईएमएफ नहीं नाप सकता क्योंकि ये सेल से करंट लेता है। भाई एक बात बता, वोल्ट मीटर की नीडल घूमेगी, नीडल घूमने के लिए उसे करंट की जरूरत पड़ेगी, बिना एनर्जी के नीडल कैसे घूम गई? तो हर वोल्ट मीटर कुछ करंट ड्रॉ जरूर करता है सेल से, और यदि करंट ड्रॉ करता है तो जो वो वोल्टेज नापता है वो ईएमएफ से कम होती है। अच्छा, पोटेंशियोमीटर जो है उसकी खास बात, जो हमारा पोटेंशियोमीटर है
ये पूरी लेंथ ऐसे बना दी है, मैंने पढ़ा रखा है, यहाँ पर ड्राइवर सेल लगा दिया बी डैश, ये है मेरा सेल, ये है गैल्वेनोमीटर और ये है जॉकी। तुम जानते हो यहां से यहां तक की लेंथ स्मॉल एल होती है, पूरे वायर की लेंथ कैपिटल एल होती है, ये सब पढ़ा रखा है। और ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वी डैश अपॉन कैपिटल एल इनटू स्मॉल एल। इस सेल का ईएमएफ नापने के लिए हम यहाँ वी डैश रखते हैं, पूरे वायर की लेंथ यहाँ रखी जाती है कैपिटल एल, और ए से ओ तक की लेंथ स्मॉल एल यहाँ रखी जाती है, और हम ई नाप लेते हैं। तो इसे हम ईएमएफ क्यों बोलते हैं? ईएमएफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है, और गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है यानी सेल की तरफ से ना कोई करंट आई है ना कोई गई है। सेल में से यदि जरा सी भी करंट का फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। बोर्ड में ये भी पूछा जा चुका है कि व्हाई डू यू प्रेफर पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर टू मेजर ईएमएफ, तो उसके एक लाइन का जवाब है ईएमएफ ड्रॉज नो करंट, और जब कोई करंट ड्रॉ करे बगैर वोल्टेज नापी जाती है तो वही ईएमएफ है। और जबकि वोल्ट मीटर को अपने नीडल घुमाने के लिए करंट की जरूरत पड़ती है, और यदि वोल्ट मीटर को नीडल घुमानी है तो करंट जरूरत पड़ेगी, और करंट की जरूरत पड़ेगी तो वो करंट लेगा तो वोल्टेज नापेगा, ईएमएफ नहीं। तो उसे पी नहीं कह सकते, ठीक है ना। अच्छा, मैंने पहले ही आपको पढ़ा रखा है कि ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ईएमएफ का फॉर्मूला आई इनटू आर प्लस आर, जहां कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, और V का फॉर्मूला है IR। ज्यादा लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हलवाई वाला केस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज मिली वो V है, जो पूरी डेवलप करी वो E है, और जो अपने ही इंटरनल को रेजिस्टेंस को दे रही वो पोटेंशियल लॉस है। तो ये फॉर्मूले पहले पढ़ाए गए। तो याद रखिए ये जो पोटेंशियोमीटर का सिस्टम है, यदि इस सेल से करंट ड्रॉ हो ही नहीं रही, ना करंट यहाँ आ रही ना जा रही, तो ईएमएफ नापा जा रहा है, फॉर्मूला V डैश अपॉन L इनटू L। अब यदि इससे इंटरनल रेजिस्टेंस नापना हो इस सेल का तो क्या करें? सबसे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के साथ स्विच बना दो, ये नॉन रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अब गौर से सुनना पूरा प्रोसेस। सबसे पहले इस स्विच को ऑफ कर दो, यानी कि ये तो मेरे बेटा यहां से भी करंट नहीं दे सकता क्योंकि स्विच ऑफ है, और यहां से करंट नहीं दे सकता, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है। इस समय बैलेंसिंग लेंथ यहां से यहां तक नाप लो L1, क्योंकि सेल से ना यहां करंट जा सकती है ना यहां करंट जा सकती है, तो इस समय जो वोल्टेज नापी जाएगी उसे ईएमएफ कहेंगे। तो हम नाप रहे हैं ईएमएफ, और उस समय बैलेंसिंग लेंथ आई है L1। अब इस स्विच को ऑन कर दो, स्विच के ऑन करते ही ये सेल करंट देगा इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से। भाई यहां तो नहीं जा रही, चल नल पॉइंट है, जीरो डिफ्लेक्शन है, लेकिन यहां जाने से कौन रोकेगा? जब सेल भी है रेजिस्टेंस भी है तो करंट का फ्लो तो होगा ही होगा। और यदि सेल से करंट ड्रॉ होगी तो बैलेंसिंग लेंथ बदल जाएगी। अब बैलेंसिंग लेंथ पहले से कम हो जाएगी, वो बैलेंसिंग लेंथ कहलाएगी L2। तो फिर फॉर्मूला लगा रहा हूं E = V डैश अपॉन L इनटू L2। लेकिन क्या मैंने सही लिखा? अब की बार ईएमएफ नहीं नाप रहा, वोल्टेज नाप रहा है, क्योंकि सेल से करंट ड्रॉ हो तो वोल्टेज को ईएमएफ नहीं कह सकते। जब ये स्विच ऑफ था तब बैलेंसिंग लेंथ L1 आई और तब हम ईएमएफ नाप रहे थे। जब स्विच ऑन है तो बैलेंसिंग लेंथ L2 आई, उस समय ईएमएफ नहीं नाप रहे, करंट ड्रॉ हो रही है, उस समय हम वोल्टेज नाप रहे हैं। तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो E अपॉन V = L1 अपॉन L2। डिवाइड कर दिया, V डैश और कैपिटल L तो पहले भी वही थे, जब चाहे स्विच ऑफ था चाहे स्विच ऑन था, पहले भी वही थे, अब भी वही है। अब E होता है I इंटू R प्लस R,
और V होता है IR, L1 अपॉन L2, I से I कर दिया, कैपिटल R को दोनों में डिवाइड करो तो 1 प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, तो R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1, तो R आ जाएगा L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये है मेरा फॉर्मूला। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये तो थ्योरी बताई कि जब सबसे पहले आप इस स्विच को ऑफ कर दो, प्रैक्टिकल करने का तरीका, और बैलेंसिंग लेंथ नापो। जो बैलेंसिंग लेंथ है L1 उसे इस फॉर्मूले में रख दो। प्रैक्टिकल करते समय ये प्रूफ थोड़ी करके दिखाओगे, फिर तो ये आखिरी फॉर्मूला लगाओगे, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। जब ये स्विच ऑफ था, जो बैलेंसिंग लेंथ आई वो ईएमएफ के कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि उस समय ईएमएफ नाप रहे थे, वही है L1। L1 यहाँ रख दो, फिर स्विच ऑन करो। अब जो बैलेंसिंग लेंथ कम आएगी पहले से, जो बैलेंसिंग लेंथ है उसे नाप लो, वो है L2, उसको यहाँ रख दो। कैपिटल R मैंने पहले ही कहा था कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, ऐसे रेजिस्टेंस लगाओ जो नोन है, नहीं तो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दो, याद है वो बिना, तो कैपिटल R भी नोन है। यदि L1 नाप लिया स्विच ऑफ करके, L2 नाप लिया स्विच ऑन करके, और R की वैल्यू और पहले से पता है, तो सबको रख के आप स्मॉल r निकाल दोगे, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कई बार इसमें फिगर ऐसे ना बन के ऐसे भी आ जाती है पोटेंशियोमीटर की। ये पूरे वायर को मिलने वाली वोल्टेज है V डैश, ये है बैलेंस टोटल लेंथ, यहाँ पर है बैटरी जिसका जो कह रखा है पढ़ाते समय कॉल मत करो। यहां पर है रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्विच। ये और ये आपके लिए अलग हो सकते हैं, मेरे लिए एक ही सर्किट है। पहले स्विच को ऑफ करो, उस समय सेल से करंट नीचे भी नहीं जा सकती और ऊपर भी नहीं जा सकती। नीचे स्विच ऑफ है, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है, तो उस समय ईएमएफ के कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ नाप लो L1 और यहां रख दो। फिर स्विच ऑन करो, करंट यहां घूम जाएगी, तब बैलेंसिंग लेंथ पहले से कम आएगी, L2 नाप लो और यहां रख दो। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने लगाया उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, उसे यहां रख दो। तीनों वैल्यू रख दोगे तो इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये मेथड है इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने का। इस तरह से हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को निकालते हैं। एक बार स्विच ऑफ करके, आखिरी बार बोल रहा हूं, स्विच ऑफ करके बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं L1, फिर स्विच ऑन करके बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं L2, और जो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल आपने लगा रखा है उसकी वैल्यू रख के स्मॉल r निकाल लेते हैं। इस वीडियो को तो खैर 2 बार देखोगे ही, मेरे कहने की जरूरत नहीं, देखना 2 बार देखना। तो ये हो गया। अब एक लास्ट थ्योरी का पॉइंट और बताना रह गया है, उसके बाद चैप्टर खत्म। समझ गए? तो लास्ट पॉइंट और रह गया है और उसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। मतलब कल डाउट्स होंगे, कल डाउट सेशन है, और ये तो मैं पहले ही कह चुका, परसों नया चैप्टर स्टार्ट होगा बैच में। कौन सा? मैग्नेटिज्म, और वीडियो कल से ही मिलनी शुरू। तो मेरे बेटा लास्ट पॉइंट जो इस चैप्टर का रह गया है उसे और ध्यान से सुनो। नंबर 1, अच्छा एक रिक्वेस्ट मैं सबसे करूंगा बेटा, इतने समझदार हो आप लोग, लाइव के दौरान कॉल मत करा करो, क्योंकि जब कॉल करोगे तो पढ़ाना डिस्टर्ब होगा। कई बच्चे कहते हैं हमारी कॉल नहीं उठाई,
ये बताइए यदि मैं हर एक की कॉल लेने लगा तो पढ़ाना तो डिस्ट्रैक्ट तो हो ही जाते हैं ना, बच्चों का भी माइंड डिस्टर्ब और मेरा भी। कोई भी कॉल मत करना, कितनी बड़ी इमरजेंसी आ जाए और यदि किसी दूसरे टाइम में भी आप कॉल करो मैं ना उठा पाऊं, समझ जाना कहीं ना कहीं लाइव ले रहे हैं। अच्छा बेटा, लास्ट पॉइंट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड थोड़ी थ्योरी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट तो जूल ने बताया था whenever current is passed through any material some heat is necessarily produced. क्यों? What is current? Current is the flow of charges या flow of electrons in the material. जब इलेक्ट्रॉन मटेरियल में चलते हैं तो वो एटम से टकराते हैं। तो मतलब कॉपर का वायर है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो एटम से टकराएंगे बार बार और उस कोलिजन से बनती है मेरे लाल हीट। तो जब भी इलेक्ट्रॉन करंट बनेगी चार्जेस का फ्लो होगा, चार्जेस का फ्लो होगा तो कोलिजन होंगे, कोलिजन होंगे तो हीट बनेगी। पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी की लास्ट थ्योरी है ये, हीट बनेगी। ठीक है बेटा, तो whenever current is passed through any material heat is produced, इसे बोलते हैं जूल्स लॉ। अब इसके बाद आता है हीट का फॉर्मूला क्या है मेरे बेटा। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। ये पुराना फॉर्मूला है, 9-10 का फॉर्मूला है। और वैसे जब आपका एक चैप्टर शुरू होगा मैग्नेटिज्म के तुरंत बाद EMI एंड AC, तो उसमें भी इसका प्रूफ होगा। फिलहाल ये फॉर्मूला 9-10 का है, पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट। अब सुनो, मान लीजिए बेटा ये मेरे पास कोई वायर है, इसके अंदर मैंने बैटरी लगा दी जिसके कारण करंट पास होने लगी और हीट बनने लगी। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। और बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यदि यहां पर हीट बन रही है तो कौन सी एनर्जी रिड्यूस हो रही है? जैसे टॉर्च है, टॉर्च में सेल की केमिकल एनर्जी कम होकर लाइट एनर्जी बनती है। रेडियो में सेल की केमिकल एनर्जी रिड्यूस होकर के साउंड एनर्जी बनती है। एक एनर्जी बनती है तो एक ना एक कम होती है। तो यहां पर बैटरी जो करंट दे रही है समय के साथ साथ वीक होती जाएगी और एक समय खत्म हो जाएगी। दरअसल सेल की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने के लिए वर्क करती है। सेल इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है जिससे करंट पैदा होती है। तो सेल ने किया वर्क जिसके कारण इलेक्ट्रॉन चले और एटम से टकराए और हीट बनी। तो यहां 3 स्टेप का प्रोसेस है। सेल की केमिकल एनर्जी ने वर्क किया तो केमिकल एनर्जी कम हो गई वर्क डन करने में, और वो वर्क डन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने में जो वर्क डन था वो हीट बन गया। यानी कि जितना बैटरी ने वर्क किया उतनी ही हीट बनेगी। बैटरी ने जितना भी वर्क किया उतनी ही हीट बनेगी, ना जरा सी भी कम ना जरा सी भी ज्यादा। तो यानी कि हीट जो है वो वर्क डन बाय द बैटरी के बराबर है। बैटरी कह लो या जो भी सोर्स करंट का सोर्स है। अब बेटा वर्क होता है यहां पर, वर्क होता है पावर इनटू टाइम, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क होता है पावर इनटू टाइम, पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो हीट का फॉर्मूला हो गया VIT, लेकिन बेटा वोल्टेज होती है करंट इनटू रेजिस्टेंस इनटू IT। तो हीट का फॉर्मूला हो जाएगा I²RT। क्या है बेटा हीट का फॉर्मूला? I²RT। कैसे आया? हीट इज द वर्क और वर्क है पावर इनटू टाइम, पावर है वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज है IR, सब मिला जुला के आ गया I²RT। I²RT आ गया। एक तो ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला इसे ऐसे भी लिख सकते हो V²T/R। V²T/R क्या ये गलत है? एक बात बता, V इज IR। यदि V इज IR तो V² है I²R² और R² से एक R कट जाएगा तो ये और ये एक ही तो फॉर्मूले हैं। तो 3 फॉर्मूले हैं
इसके। पावर का कौन सा फॉर्मूला है बेटा? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और जितना बैटरी ने वर्क किया उतनी हीट बनी, तो हीट अपॉन टाइम इज द पावर। यानी कि किसी भी हीट के फॉर्मूले में टाइम से डिवाइड कर दो, पावर आ जाएगी। तो पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई, पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई, टाइम से डिवाइड, इसमें टाइम से डिवाइड कर दो तो पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, और इस वाले में यदि टाइम से डिवाइड कर दो तो पावर का फॉर्मूला है V स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर के तीन फॉर्मूले हो गए हमारे पास, V इंटू आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर अपॉन आर। अब एक बात मैं आपको बताऊं, बोर्ड में पूछा गया, few bulbs, some are printed high power, some are printed of low power। किसी बल्ब पे ज्यादा पावर लिखी है, कुछ पे कम। They are connected in series with a high power battery, which bulb will fuse? जिस पे हाई पावर प्रिंट है वो फ्यूज होगा या लो पावर प्रिंट है वो फ्यूज होगा। तो उसकी थ्योरी अभी मैं समझा रहा हूं। एक बात बताओ, ये तीन फॉर्मूले आपके सामने हैं, मैं आपसे एक लाइन पूछता हूं, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है या इनवर्सली? तो यदि कोई इस फॉर्मूले को देखता है तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कोई इस फॉर्मूले को देखता है तो कहेगा पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और इस फॉर्मूले को देखता है तो कहता है पावर डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस। गलत कौन है? क्या पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है या पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है? किसके प्रोपोर्शनल है? उसको समझाने से पहले मैं एक बात पूछता हूं, ध्यान से, x इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी। ध्यान से सुनो और माइक ओपन करके बताना जो मैं पूछूंगा। यदि x है ए बी अपॉन सी, मैं कहता हूं कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी है या डायरेक्टली? जवाब दो, खोल दो माइक, सारे बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप बंद कर लो माइक। आपने वही गलती करी जो एक साधारण बच्चा करता है। आपको यह पूछना चाहिए था सर ए और बी कांस्टेंट है या वेरिएबल। कहीं ऐसा तो नहीं कि ए और बी सी पे डिपेंड हो। यदि मैं कहता हूं ए कांस्टेंट है और बी कांस्टेंट है तो आपकी बात सही है, सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सी बढ़ेगा तो x कम होगा, c कम होगा तो x बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है। लेकिन यदि मैंने कहा कि a और b बदल सकते हैं तो आप पूछोगे a और b बदल सकते हैं, c पे तो डिपेंड नहीं कर रहे। मैंने कहा b जो है c स्क्वायर के बराबर है। मैंने कहा कि b c स्क्वायर के बराबर है। अब सोच, यदि b जो है वो c स्क्वायर है, मैं b को c स्क्वायर लिख सकता हूं, तो एक सी से एक सी कट गया, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। मेरी बात को सीरियसली लेना, किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में होने का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता। आपको ये चेक करना पड़ता है कि बची हुई जो क्वांटिटीज है वो सी पे तो डिपेंड नहीं कर रही। बची हुई क्वांटिटीज यदि कांस्टेंट है फिर तो यदि इनवर्स दिख रहा है तो इनवर्स होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिख रहा है तो डायरेक्ट होगा। यदि मैं कह दूं ये दोनों कांस्टेंट है तो सोचो ही मत, इनवर्स है। लेकिन यदि ये वेरिएबल हो, बदल सकती हो, तो फिर मत जवाब देना, फिर कहना है सर पहले तो मुझे ये बताओ ए और बी सी पे तो डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो फॉर्मूला बताओ, तब हम बताएंगे। अब इतनी बात मैंने क्यों करी उसका जवाब दे दूं तुम्हें। क्या सिखाया है मैंने? यदि a इज इक्वल टू बी अपॉन सी है, मैं कहूं कि a b के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। आप मुझसे एक बात पूछोगे, c b पे डिपेंड तो नहीं कर रहा। मैं कहता हूं c कांस्टेंट है तो ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यदि c डिपेंड कर रहा है b पे तो पहले फॉर्मूला बताओ तब मैं कुछ बोलूंगा। क्या पता c की वैल्यू b क्यूब हो। इसी तरह से यदि आपने कहा कि a c के इनवर्सली है या डायरेक्टली,
तो मेरे से आपका क्वेश्चन होगा सर बी बताओ कांस्टेंट है या नहीं। अब चल सारी बातें हो गई। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं कई सारे, तो उनमें करंट सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ऐसे में पावर का फॉर्मूला है, तो ये सारे एक ही फॉर्मूले। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर लगाना। क्यों? क्योंकि आई कांस्टेंट है। आई कांस्टेंट है तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें ज्यादा पावर बनेगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें कम पावर डेवलप होगी। यानी पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है सीरीज में। कई बच्चे कहते हैं सर आपने पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर क्यों नहीं लगाया, ये क्यों नहीं लगाया सीरीज में, इसे देख के क्यों नहीं कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सीरीज में याद करो वोल्टेज डिवाइड होती है, कम रेजिस्टेंस को कम वोल्टेज मिलती है, ज्यादा रेजिस्टेंस को ज्यादा वोल्टेज मिलती है। यानी वोल्टेज रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो फिर ऐसे में वोल्टेज का फॉर्मूला रखना पड़ेगा। तो फिर इतनी मगजमारी कौन करे, सीधी सी बात है। सीरीज में करंट कांस्टेंट है तो मैं हमेशा आई स्क्वायर आर लगाऊंगा। जब भी सीरीज का न्यूमेरिकल आ गया तो पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। मुझे याद ही नहीं वी स्क्वायर अपॉन आर क्यों पंगे लो। और आई स्क्वायर आर आई सब में सेम है, जिसका आर ज्यादा उसकी पावर ज्यादा। यानी सीरीज में हाई रेजिस्टेंस की चीजें ज्यादा पावर कंज्यूम करती हैं। ऐसे ही सीरीज में हीट का फॉर्मूला जब भी लगाना हो तो आई स्क्वायर आर टी लगाना, क्योंकि आई सब में कांस्टेंट होता है। एडवाइस दे रहा हूं मैं। अब आइए पैरेलल में। यदि कई सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, तो पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बना लेना। क्यों? क्योंकि पैरेलल में करंट तो डिवाइड हो जाती है, किसी में ज्यादा करंट किसी में कम करंट, करंट तो डिवाइड हो जाती है, वो तो वेरिएबल है। लेकिन वोल्टेज सबको सेम मिलती है। यदि वोल्टेज सबको सेम मिलेगी तो फिर तो जिसका आर ज्यादा उसकी पावर कम, जिसका आर कम उसकी पावर ज्यादा। यानी पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। मतलब उल्टा है, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, लो रेजिस्टेंस कम। पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस कम पावर कंज्यूम करते हैं और लो रेजिस्टेंस ज्यादा। इसी तरह से हीट का फॉर्मूला भी लगाना हो तो वी स्क्वायर टी अपॉन आर लगाना पैरेलल में। फिर क्वेश्चन, क्या मैं हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी नहीं लगा सकता? भैया करंट सब में अलग अलग है, करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो फिर पहले आपको करंट की जगह उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी निकाल निकाल के सबके लिए। तो क्यों करेंगे भाई? तो अभी तक क्या सीखा, सीरीज का जो भी न्यूमेरिकल हो पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि आई सब में सेम है। और पैरेलल में हो तो पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर, रेजिस्टर और हीट का फॉर्मूला वी स्क्वायर टी अपॉन आर, वोल्टेज सब में सेम है। एक चीज और, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस कम पावर कंज्यूम करते हैं। यानी जो चीजें सीरीज में लगाने पर ज्यादा पावर कंज्यूम करती हैं वो पैरेलल में लगाने पर लो पावर कंज्यूम करा करेंगी। सीरीज में जो बल्ब सबसे ज्यादा चमकता है पैरेलल में वो बल्ब सबसे कम चमकेगा, और सीरीज में जो बल्ब सबसे कम ग्लो करता है वो पैरेलल में जोड़ने पे सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। उल्टा हो जाता है। अब जैसे हमारे घर के सारे बल्ब पैरेलल में लगने के लिए आते हैं, पैरेलल के लिए, क्योंकि हमारे घर में हम चाहते हैं कि फ्रिज को भी 220 वोल्ट मिले, एसी को भी 220 वोल्ट मिले, पंखे को भी 220 वोल्ट मिले, सबको पूरे बराबर वोल्टेज मिले। और ऐसा संभव है पैरेलल में। तो हमारे घर में सब कुछ पैरेलल में है। तो बाजार से जो भी मशीन आती है वो पैरेलल में लगाने के हिसाब से लिखा रहता है। तो यदि बाजार से दो बल्ब खरीद के लाए 100 वाट और 40 वाट, तो वो पैरेलल में 100 वाट वाला ज्यादा पावर देता है, ज्यादा चमकता है, और 40 वाट वाला कम। अब यदि मैं इनको सीरीज में लगा दूं तो उल्टा हो जाएगा। जिस पे 40 वाट लिखा है वो ज्यादा ग्लो करेगा और जिस पे 100 वाट लिखा है वो कम ग्लो करेगा। जिस पे कम पावर लिखी है वो ज्यादा चमकने की कोशिश करेगा और जिस पे ज्यादा लिखी है वो कम।
तभी बेटा जिस पे कम पावर लिखी हो बल्ब पर सीरीज में लगा दो, वो सबसे पहले फ्यूज होता है, क्योंकि जो लो पावर था वो पैरेलल में ही तो कम पावर का था, सीरीज में जाके तो वो ज्यादा पावर का हो गया। और इसीलिए सीरीज में सबसे कम पावर लिखे हुए बल्ब सबसे जल्दी फ्यूज होता है। समझ में आ गया? आ ही जाएगा। तो ये हमारी थ्योरी थी हीट से रिलेटेड। अब कल आप भी डाउट भेजोगे और एक आध मैं न्यूमेरिकल अपनी तरफ से भी ले आऊंगा। कल चैप्टर का पैकअप है, आप डाउट भेजो, अपने पास से भेजो, बाहर से भेजो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा डाउट भेज दिया क्या है, परसों नहीं शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म, एक दिन और बात कर लेंगे, और तो कुछ नहीं बिगड़ने का। हम पे तो इतना समय है यार, थ्योरी न्यूमेरिकल बस बार बार क्या कहना, बहुत न्यूमेरिक करना है, तो बस सारे डाउट भेज दो, कल तक का समय है आपके पास। आज यहीं रोक रहा हूं वीडियो को फिलहाल के लिए। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।